नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतर चल रही होगी। 14 दिन का समय लगभग आपके पास बचा हुआ है, तो 14 दिन के समय में आपको स्क्रीनिंग पर फोकस करना चाहिए। पहले भी मैंने बताया है। देखिए, आज मॉडल पेपर का पार्ट 9 है, इससे पहले 8 पार्ट्स आ चुके हैं। तो सारे पार्ट्स आपकी स्क्रीनिंग पर बेस्ड हैं, यानी कि स्क्रीनिंग के जो पेपर हैं उस पर लिए गए हैं। तो उसको आप ज़रूर देखें, उसके सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। जितने सही होते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। कितने गलत हुए हैं ये भी बताएं। और जो आंसर आपके गलत हो रहे हैं उसको रिसर्च करें आप ऑनलाइन खुद से। उससे जुड़े हुए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी आपको नहीं पता था क्वेश्चन, या जिसको आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसके बारे में आप ऑनलाइन खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। तो बस इसी पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। वैसे आपके पास थोड़ा भी समय है तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो आज मॉडल पेपर का पार्ट 9 है। तो 8 पार्ट आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। टेलीग्राम में जो लोग नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा इसकी। देखिए, बात करें लेक्चरर की, तो लेक्चरर का जो पेपर है वो आपको 2 या 3 पेपर ही मिल पाएंगे प्रीवियस ईयर के। तो आपको क्या करना है, देखिए जीके, जीएस और हिंदी वगैरह सभी में सेम रहती है स्क्रीनिंग में। यूकेपीएससी ने जितने भी पेपर लिए हैं स्क्रीनिंग के, तो आपको, वैसे मैंने खुद भी यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर जो मॉडल पेपर के तौर पर हम कर रहे हैं। तो 8 पार्ट्स आ चुके हैं और आगे भी एग्ज़ाम तक ये आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर। तो बस आपको क्या करना है, इनको फॉलो कर लेना है और बाकी आपको किसी और चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन है अपने स्तर पर, अपने लेवल पर, उस पर ज़रूर फोकस करें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होगा। यानी कि आपका जो खुद का प्रिपरेशन है, खुद से जो आपने नोट्स बनाए होंगे, खुद से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी की होगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्योंकि लास्ट डेज बचे हैं, आखिरी दिन बचे हुए हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मॉडल पेपर को सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बाकी जो आपकी प्रिपरेशन है उसको बनाए रखिए। खैर चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीधे और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा और बता सकते हैं आपके कितने राइट है कितने रॉन्ग है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनसेट 1B का प्रक्षेपण किया गया था। कब किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। जिन्होंने भी बी सोचा है बिल्कुल सही है। 30 अगस्त 1983 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। इसके अलावा इनसेट 1A अगर पूछा जाए तो ये किया गया था 10 अप्रैल 1982 में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसके मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी होती है यूजीसी में। यूजीसी के बारे में आपको पता ही है, पहले भी पढ़ा है। तो कितनी होती है, दो। दो मेंबर्स होते हैं, कहाँ के, केंद्र सरकार के। इसके बाद संगणक की भाषा का आधार है, यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसका बेस क्या होता है। तो इजी क्वेश्चन है, न्यूमेरिक बेस होता है, संख्या व्यवस्था पर होता है। बचपन से पढ़ते आए हैं, 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद शैक्षिक, अच्छा देखिए सिलेबस में भी आपका है ये, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें भी दिया गया है कंप्यूटर की उपयोगिता शिक्षण में। ऐसा ही कुछ टॉपिक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो ये आपका सिलेबस में भी है, तो इससे भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो इसी पर ये क्वेश्चन बना है, शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। अंकन करना, सूचनाओं को संचित करना, प्रदत्तों का विश्लेषण, या फिर उपरोक्त सभी। तो अंकन करना यानी कि कैलकुलेट करना, सूचनाओं को संचित स्टोर करना, जो इन्फॉर्मेशन है, तो डाटा आप स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, ये आपको मालूम है। प्रदत्तों का विश्लेषण, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ना पता हो, यूनेस्को उपग्रह निर्देशित दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया 1926, 49, माफ़ कीजिएगा 59, 61 या फिर 65 में। तो यूनेस्को के बारे में मैंने बताया है, जो एक क्लास ली थी मैंने जीएस की, जिसमें सारे जो संगठन है वो मैंने करवाए थे। तो इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। तो सीधा आंसर देखते हैं इसका। इसका जो राइट आंसर होगा वो है 1965 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में अनुदेशनात्मक प्रक्रिया किसका मुख्य घटक है।
सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, आगमन प्रतिमान या फिर सामाजिक अन्वेषण प्रतिमान। तो इसका क्या आंसर होगा? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड है। 1962 में रॉबर्ट ग्लेसर द्वारा इसे डेवलप किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, 1962 में इसे डेवलप किया गया था। अच्छा, इस पर एक चीज़ बता दूं, जितने भी टीचिंग मेथड हैं वो किसने बनाए थे या फिर किसने उसकी शुरुआत की थी, उसकी जो पूरी एक नोट्स में जो आप है लिस्ट बना लीजिए। उससे आपका 2 या 3 क्वेश्चन आपका बनने का पूरा चांसेस है। सिलेबस में भी दिया गया है, तो उसको ज़रूर आप पढ़ लें एक बार। इसके बाद है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का विकास किया गया। तो ये कब किया गया? माफ़ कीजिएगा, किसके द्वारा किया गया? गिलबर्ट 1962, स्टोलुरो और डेविस 1965, रॉबर्ट गेने 1965 और मैकनेर। तो ये किया गया था स्टोलुरो और डेविस द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान यानी कि जो मॉडल है इसका डेवलप कब किया गया था, इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। इसका उल्लेख संविधान के निम्न में से किस आर्टिकल में है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जिन्होंने भी ऑप्शन सी गैस करा है या सोचा है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 393 में इसका मेंशन किया गया है, यानी कि जो हमारा संविधान है इसका जो संक्षिप्त नाम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर भारत का संविधान। इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं रिसर्च करके ऑनलाइन। अनुच्छेद 393। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट नेम भारत का संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसका जो उल्लेख है वो संविधान में किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो जिन लोगों ने सी गैस किया बिल्कुल सही है। आर्टिकल 393 में ये मेंशन किया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसका जो शॉर्ट नेम है वो है भारत का संविधान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद इसको आप पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन रिसर्च करके आर्टिकल 393 के बारे में। इसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश का नाम था, क्या था? यानी कि जो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के भारत के, वो कौन थे? तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो या फिर प्रथम जो भी प्रथम व्यक्ति हैं उन पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति HLJ कानिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9/12/1946 को बुलाई गई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया गया है, हालांकि क्वेश्चन वही है, पहले भी हमने कराया है। जो पहली बैठक है संविधान सभा की, उसकी अध्यक्षता किसने की, ये पहले भी पूछा जा चुका है, बस इसमें डेट वगैरह ऐड कर दिया है इन्होंने ताकि कन्फ्यूजन बढ़ जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी SN सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद जनहितवाद को निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दाखिल किया जाता है? अधीनस्थ न्यायालयों में, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में यानी कि HC और SC में, केवल SC में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, या फिर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में? देखिए, इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों में ही जनहितवाद दाखिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में जोड़ा गया। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहले भी, और इस बार भी शिक्षा के अधिकार पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 86वां संशोधन। इसके बारे में एक बार पढ़ लें अच्छे से, ये कब आया था, कब हुआ था मतलब संशोधन, और इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। इसके बाद ये देखिए, ये क्वेश्चन भी अलग अलग एग्ज़ाम में, लगभग ये बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ था, इसको स्थापित कब किया गया था?
तो ये इसका राइट आंसर है 1935 में, 1935 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट, सी इसका राइट है। सभी ने इसका आंसर सही करा होगा, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2012 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए निर्देश यानी कि डायरेक्शंस दिए थे, जारी किए थे? तो कौन सा ऐसा एनिमल था? ये था आपका बाघ। आपको मालूम है कुछ साल पहले जो बाघ है उनकी संख्या काफ़ी कम होने लग गई थी और इनके संरक्षण के लिए एक निर्देश जारी किया गया था उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2012 में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री सौमित्र सेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्हें महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया गया था। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व उन्होंने त्यागपत्र दिया था। ऑप्शन सी, लोकसभा द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के पश्चात उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो इसका सी आंसर ही करेक्ट है। देखिए, लोकसभा द्वारा जब महाभियोग प्रस्ताव चलाया गया, पारित किया गया था, तब सौमित्र सेन ने, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के कोलकाता के, तब उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था जब लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह की जो भी प्रमुख घटनाएं हैं उससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों एवं अनुसूचियों की संख्या क्या थी? आर्टिकल्स और जो अनुसूचियां हैं वो कितनी थी शुरुआत में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था? तो ये भी आंसर आई थिंक सभी को मालूम होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए, नहीं मालूम है तो रिसर्च कर लीजिए ऑनलाइन और बता सकते हैं इसका जो प्रेजेंट टाइम में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद जनहितवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से उत्पन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत से ही हुई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है नागराज बनाम भारत संघ का सही पृथक्करण यानी कि साइटेशन जो है वो कब हुआ? सही साइटेशन क्या है? तो ये है आपका AIR 2007 SC 71। ये क्या था? ये बेसिकली जो आरक्षण है SC ST के लिए इससे संबंधित था, जिसमें नागराजन नाम का व्यक्ति बनाम भारत संघ इनके खिलाफ ये था और ये बेसिकली आरक्षण के संबंध में था। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। ARI 2007 SC 71 इसका सही साइटेशन है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2012 को पूरा हो गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायाधीश PV रेड्डी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966 बनाई गई है? तो ये जो नियमावली है 1966 की वो कौन सी है? 143, माफ़ कीजिएगा 143 नहीं है, 145, आर्टिकल 145 है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर हाईकोर्ट दिया है और हाईकोर्ट कहाँ है ये दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि राजस्थान की बात करें तो ये जयपुर में नहीं है, ये है आपका जोधपुर में। तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड, जैसा उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल में है, उसी तरह यहाँ पर यह क्वेश्चन बना है। तो ऑप्शन बी इसका सुमेलित नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो देखिए हाई कोर्ट और भारत का राष्ट्रपति आता है, राजीव गांधी फाउंडेशन होगा, ये बेसिकली एक तरह से NGO हो गया, इस वजह से इसका राइट आंसर होगा केवल 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारत विधिक परिषद एक संविधिक निकाय है जो निम्नलिखित में से किसके अधीन गठित है? उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966, भारत के संविधान, अधिवक्ता अधिनियम 1961 या फिर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय। तो यह है आपका अधिवक्ता अधिनियम 1961।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद ओमिता पाल जिन्हें वर्तमान राष्ट्रपति का सचिव बनाया गया है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ओमिता पाल जिन्हें प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तब इन्हें सचिव बनाया गया था, और ये निम्नलिखित में से किस कैडर से थी? क्या ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उससे संबंधित थी, सूचना आयोग से थी, पुलिस सेवा से थी, या फिर विदेश सेवा से थी? तो जब प्रणब मुखर्जी थे तब ओमिता पाल को सचिव बनाया गया था राष्ट्रपति का, और ये थे आपके सूचना सेवा से, भारतीय सूचना सेवा से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मोटरयान अधिनियम के पुनरुद्धार रीवैम्पिंग से संबंधित है? तो मोटरयान अधिनियम के पुनरुद्धार से संबंधित कौन सा है? यह है आपका एस सुंदर समिति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, एस सुंदर समिति इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है, संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया है? यानी कि जो कैबिनेट है मिनिस्टर्स की, उसकी सलाह को राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, इसके लिए जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? तो आई थिंक इस पर मैंने पहले भी क्वेश्चन शायद करवाया है, मुझे याद आ रहा है। तो इसका राइट आंसर है 42वां संशोधन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर हटाया जा सकता है? सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान का अतिक्रमण, या फिर उपरोक्त सभी? तो संविधान का अतिक्रमण, इसके द्वारा वैसे महाभियोग चलाया जाता है, जो कि आई थिंक आर्टिकल 56 में मेंशन है, मुझे अभी याद नहीं अच्छे से। तो उसके बाद महाभियोग तभी चलाया जा सकता है जब ये संविधान का अतिक्रमण हो। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है, संविधान का अतिक्रमण। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाया जा सकता है, किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो यह है आपका संविधान का अतिक्रमण। इसके बाद विधि में विशल ब्लोअर का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। वह व्यक्ति, पहला ऑप्शन देखिए, वह व्यक्ति जो खेल समाप्त करने के लिए सीटी बजाता है। तो विधि की बात की गई है, तो ये इससे संबंधित बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी कि जुडिशरी या जो न्याय व्यवस्था उसकी बात कर रहे हैं। तो विशल ब्लोअर का अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना देता है। हालांकि सीटी बजाई जाती है खेल समाप्त होने पर, दौड़ प्रारंभ होने पर भी सीटी बजाई जाती है, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान में संशोधन संसद की विधायी शक्तियों का प्रयोग है? तो ये कौन सा वाद है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये जो प्रमुख वाद वगैरह हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट और जो प्रमुख केसेस हुए हैं, मुख्य जो केस हुए हैं, या फिर जो याचिकाएं दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उस पर कई बार क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन आया था इसी तरह का, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद वैसे इस तरह के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, लेक्चर की बात करें तो इसमें कम संभावना है इसके ये क्वेश्चन आने की। फिर भी क्या पता जीएस में अगर आ जाए इस तरह के क्वेश्चन, तो हर तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए। तो इसके बाद है, भारत का संविधान किस दिन अधिनियमित किया गया? तो इसका भी आंसर सभी को मालूम होगा, 26 नवंबर 1949 को ये अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूल की प्रथम महिला अधिवक्ता इंग्लैंड की महारानी की कानूनी सलाहकार नियुक्त हुई हैं, या फिर कह लीजिए हुई थी? तो इसका राइट आंसर है के कॉल। ये भारतीय मूल की पहली महिला एडवोकेट कह लीजिए, अधिवक्ता कह लीजिए, जो कि इंग्लैंड की महारानी की कानूनी सलाहकार नियुक्त हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख का न्यायालय घोषित करता है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अभिलेख का न्यायालय, ये वर्ड याद रखिएगा, जो कि उच्चतम न्यायालय को घोषित करता है अभिलेख का न्यायालय, ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो यह है आपका 129, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये जो एक्ट है अधिनियम, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम, ये कब आया था? ये 2007 में आ गया था। तो ऑप्शन सी, और 2007 में अधिनियमित हो चुका था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? माल विक्रय अधिनियम 1927, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका माल विक्रय अधिनियम, नहीं, ये सुमेलित नहीं है। बाकी देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम पर क्वेश्चन बनता है कई बार। प्रतिलिप्याधिकार यानी कि जो कॉपीराइट एक्ट है, इस पर भी क्वेश्चन आया है, आई थिंक 2014 वाले पेपर में आया था, जिसको हमने शायद सॉल्व कर लिया है पहले भी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, माफ़ कीजिएगा, ए राइट आंसर है, माल विक्रय अधिनियम 1927। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन का रूप है। देखिए जनरल साइंस में आपके इसी तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो पौधों का अवशोषित नाइट्रोजन का रूप है, क्या है? ऑप्शन बी, नाइट्रेट। इसके बाद देखिए इजी क्वेश्चन है अगला, सभी को मालूम होगा सबसे अधिक जीवन जीने वाला प्राणी है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा उम्र तक जीवित रहता है? कछुआ, सभी जानते हैं, ऑप्शन डी, टर्टल, राइट आंसर इसका। इसके बाद अर्जुन अवार्ड विजेता साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बैडमिंटन। सभी जानते हैं साइना नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। इसके बाद संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा नया हो, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ऑप्शन सी राइट। अच्छा, इसका अगर बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि ये जो ट्रॉफ़ी है कब शुरू की गई, तो इसको भी देख लीजिए अगर पूछा जाए कभी तो 1941 में ये किया गया था। और ये किसका हिस्सा है? AIFF, ऑल इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, AIFF। AIFF की बात करें तो ये कब फाउंड हुआ था? ये हुआ था आपका 1893 में। हेडक्वार्टर का है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? अजीत बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को जोड़िए। लैक्टिक एसिड, क्या ये सिरके में होता है? सिट्रिक एसिड रैनखिड मक्खन में होता है, एसिटिक अम्ल दूध में होता है, ब्यूटेरिक अम्ल नींबू में होता है। किस में होता है ये आपको मैच करना है। तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, और जिन्होंने भी सी सोचा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यानी कि पहले का तीसरा, लैक्टिक अम्ल होता है दूध का, इसके बाद दूसरे का फोर्थ सिट्रिक अम्ल नींबू में, इसके बाद है तीसरे का फर्स्ट एसिटिक अम्ल सिरका, और ब्यूटेरिक अम्ल रैनसिड मक्खन में होता है। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। तो ये थे आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही हुए हों। जितने भी सही हुए हैं काफ़ी अच्छी बात है, अगर आपके लगभग सारे सही हुए हैं। नहीं भी हुए हैं तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको नोट कर लीजिए, रिवाइज़ कीजिए, उन पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ सकते हैं ऑनलाइन रिसर्च करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको प्रिपेयर करना है। देखिए ये जो क्लास है मॉडल पेपर की, वो डेली बेसिस पर आएंगे एग्ज़ाम तक, यानी कि 20 तारीख तक मान के चलिए आपका आएगा। और एग्ज़ाम से पहले और क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम से पहले एक मैराथन क्लास आएगी, जिसमें पूरी एक कंबाइंड क्लास होगी, और हर एक टॉपिक के उसमें 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपके पास 400 से 500 क्वेश्चन का एक पूरा मैराथन क्लास होगा, कह सकते हैं सबसे बड़ी मैराथन क्लास। तो उस क्लास में जो सारे आखिरी टाइम के रिवीजन के क्वेश्चन होंगे, और फरवरी के जो मैंने करंट अफेयर्स नहीं करवाए हैं वो क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होंगे उसमें। इसके अलावा जो जीएस के क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन होंगे, और जनरल हिंदी भी उसमें रहेगा। सिर्फ उसमें रीजनिंग को छोड़कर सारे टॉपिक आपके रहने वाले हैं।
तो रीजनिंग को आपको खुद से प्रिपेयर करना है या फिर किसी अन्य चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर कीजिए अगर नहीं हुआ है तो, और उसके बाद रिवाइज़ करना है आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।